नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। अब तो नामांकन वापस लेने की भी तारीख जा चुकी है। सारे उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के को फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी। तो आशुतोष, अब तक तो काफी उथल पुथल रही दोनों गठबंधनों में, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। अब तस्वीर साफ हो चुकी है। महागठबंधन ने भी अपना जो घर का झगड़ा है, लगभग निपटा लिया है। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, उप मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार दे दिया है। एनडीए का भी हम्म। कम से कम सीट शेयरिंग ठीक से हो चुका है। प्रशांत किशोर भी मैदान में से हट चुके, चुनाव कम से कम नहीं लड़ रहे, उनकी पार्टी जरूर लड़ रही है। तो अब आप क्या देखते हैं ये कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? अगर हम यहाँ बात से शुरुआत करें तो आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? देखिए मिलिंद जी, सबसे पहले तो ये है कि बिहार के अंदर जो इस वक्त चुनाव हो रहा है, इसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये कि बिहार का ये चुनाव पूरी तरीके से बाइपोलर चुनाव होने वाला है। बाइपोलर का मतलब ये कि दो गठबंधन है। एक तरफ महागठबंधन है जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एनडीए गठबंधन है जिसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। तो चुनाव बाइपोलर ही होगा। उसमें प्रशांत किशोर कितना डेंट मार पाते हैं, कितना नहीं मार पाते, मुझे उस बारे में काफी शक है। हालांकि उनका प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है मीडिया में, जिस तरीके से वो दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जो दो ध्रुवीय चुनाव है उसको वो त्रिकोणीय में बदलने की कोशिश करें। दूसरा, मुझे लगता है कि ये चुनाव तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच का चुनाव होने वाला है। दो नेता हैं और आज की तारीख में निर्विवाद तौर पर महागठबंधन के तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर एनडीए जीतती है तो विधायकों की सहमति पर निर्भर होगा। लेकिन दो गठबंधन के बीच का चुनाव और दो नेताओं के बीच का चुनाव है। मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण होने वाला। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के इस चुनाव में भी भले ही प्रशांत किशोर इसको सेकुलर चुनाव बनाने की कोशिश करें, न्यूट्रल चुनाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन चुनाव पूरी तरीके से जातियों के आधार पर होगा, जातियों के संतुलन पर होगा और जो बेहतर जातीय समीकरण बना पाएगा वो चुनाव में बाजी मारने की स्थिति में रहेगा। चौथी चीज है कि बिहार में एक चीज, क्या वही फार्मूला काम करेगा जो मध्य प्रदेश के अंदर फार्मूला काम किया है, जो महाराष्ट्र के अंदर फार्मूला काम किया है, जिसको हरियाणा में कामयाबी मिली है, जिसको झारखंड में कामयाबी मिली है? यानी लाभार्थी चेतना के माध्यम से लोगों के वोटों को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश है रेवड़ियां बांटकर, क्या वो कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा? तो ये चार चीजें हैं दरअसल वो बिहार के इस चुनाव को डिफाइन करेंगे। और उस संदर्भ में मेरा मानना यह है कि अभी लड़ाई काफी हद तक कांटे की लड़ाई है। कशमकश दोनों तरफ से, तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चल पाएगा कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, पर आशु, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये चुनाव बाइपोलर होने जा रहा है, क्योंकि बाइपोलर चुनाव में समीकरण अलग होते हैं और जो त्रिकोणीय होता है जिसमें प्रशांत किशोर को भी अगर वोट मिलता है तो वो एक उसका गणित बदल जाता है। तो अगर ये बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है तो जातीय समीकरण इस समय तो फिर एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास चिराग पासवान जो पिछली बार अलग से लड़े थे वो इस बार जुड़ गए हैं और हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी जो वो साथ हुए थे तो 47-48% पे एनडीए का वोट चला गया था। तो बाइपोलर होने की स्थिति में भी फायदा क्या एनडीए को नहीं मिलेगा? देखिए, जहां तक एनडीए की बात है, बीजेपी लगातार बिहार के अंदर हिंदुत्व प्लस वोट समीकरण बनाने की कोशिश करती है। यानी बीजेपी का हिंदुत्व जो सवर्णवादी वोट है, उसके साथ साथ जो नीतीश कुमार का ईबीसी वोट है, चिराग पासवान का दलित या पासवान वोट है, उसमें कुशवाहा को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें जीतन राम मांझी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रयोग को उत्तर प्रदेश में बहुत कामयाबी के साथ उसने किया 2017 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में, बहुत कुछ वो कोशिश वो बिहार के अंदर करती है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी प्रमुख मेन पार्टी रहती है, प्रधान मुख्यमंत्री पद की दावेदार होती है, लेकिन बिहार में वो नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़ के चुनाव लड़ती है। तो हिंदुत्व प्लस वोट की कोशिश वो बिहार के अंदर करती है। दूसरी तरफ जो उसका मुकाबला है वो एमवाई प्लस, यानी जो जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर
अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं, उसको इस चुनाव के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल महागठबंधन उसको MY प्लस करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश के साथ ही ये भी कहा कि कुछ और लोग, पिछड़े तबके के लोग या दलित तबके के लोग उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये उसी वही कोशिश है कि महागठबंधन को सिर्फ MY गठबंधन यानी मुसलमान और यादवों की पार्टी न समझा जाए, बल्कि इसमें और जातियों को भी साथ लाने की कोशिश है, जिसमें लेफ्ट फ्रंट का भी एक बड़ा हिस्सा है। तो ये जो कोशिश है, ये बिहार के अंदर एक नई तरीके की कोशिश में इसको देख रहा हूं। और जहां हिंदुत्व प्लस बनाम MY प्लस के बीच का चुनाव है, इसमें दोनों गठबंधन ने जातियों का समीकरण संतुलन लगभग एक जैसा बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी जो कमजोर कड़ी के तौर पे 2020 के चुनाव में थी, इस बार उसने अपने जाति समीकरण को बेहतर करने की कोशिश की है। उसने पिछली बार से सबक लिया, इसलिए पहले की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय और सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने सीताराम केसरी के सम्मान की बात की है, साथ ही साथ राजेश राम को जो दलित तबके से आते हैं उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की कोशिश की है। तो दोनों तरफ से जातियों का संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं खोना चाहती, जीतन राम मांझी को नहीं खोना चाहती है, वो चिराग पासवान को नहीं खोना चाहती। लेकिन अगर इस चुनाव के अंदर जातियों के समीकरण के ऊपर जिस नेता के ऊपर उसको ज्यादा भरोसा होगा कि बेहतर डिलीवर कर सकता है, क्या नीतीश कुमार बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, तेजस्वी यादव ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, तो जातियों का संतुलन लगभग बराबर है। ट्रस्ट फैक्टर कितना काम करेगा वो मुझे लगता है जीत की तरफ उस गठबंधन को लेता हुआ जाता दिखाई पड़ेगा। नहीं, पर आशुतोष, जैसा कि आपने प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि उनको बहुत ज्यादा मीडिया स्पेस मिल रहा है, काफी उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, उनको व्यूज भी मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी लोकप्रिय भी है वो। तो फिर वो कहाँ आपकी नजर में ये ट्राइंगुलर से वो बाहर जाते हुए दिख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने एक गलती कर दी है। वो गलती ये कि उनको खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था, और वो उस विधानसभा के चुनाव से लड़ने से अभी तक कम से कम वो दूर अपने आप को रखे हुए हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल है, और उनको लगता है कि जो प्रयोग अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर और पंजाब में बहुत कामयाबी के साथ कर सकते हैं, काफी हद तक गुजरात के अंदर डेंट मार सकते हैं, काफी हद तक गोवा में डेंट मार सकते हैं, तो वो ये प्रयोग बिहार के अंदर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो एक कमी मुझे लगता है प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल के बीच में है, वो ये कि प्रशांत किशोर एक खांटी सिद्धांतकार के तौर पर मुझे दिखाई पड़ते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल एक खांटी राजनीतिज्ञ के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। और राजनीतिज्ञ का जो इंस्टिंक्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, उसके रिफ्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब 2013 का विधानसभा का चुनाव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, तो उन्होंने सीधे शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और तब लोगों ने कहा था कि एक आध सीट जो आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, अब वो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ लड़के वो मौका भी गंवा दिया है, क्योंकि तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी इतना बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन आप देखिए, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ना बहुत ही करेजियस स्टेप था। 3 बार की मुख्यमंत्री, बहुत लोकप्रिय, दिल्ली के अंदर एक दिल्ली को के निर्मात्री के तौर पर उनको देखा जा रहा था, और उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता तो चुनाव हार सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शीला दीक्षित को निशाने पे लिया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से वो जीते, वो अपने आप में बड़ी कामयाबी थी। उसी के साथ साथ आप देखें, लोकसभा के चुनाव में सीधे बनारस चले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। वो इस बात से नहीं डर रहे थे कि चुनाव हार सकते हैं या जीत सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर की जो इंस्टिंक्ट होती है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अगर नीतीश के खिलाफ, तो नीतीश कुमार तो वैसे भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अगर तेजस्वी के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, या किसी सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से पूरे चुनाव की धुरी को बदलने का काम करते, तो ज्यादा फायदा होता। वो उन्होंने एक बड़ी गलती की है। दूसरी बात क्या है कि बिहार के अंदर जो जातियों का जो समीकरण है, जो जातिवाद इतना जबरदस्त तरीके से लोगों के इंटरेस्ट है, चुनाव कितना ज्यादा प्रभावित करता है कि वहां आप नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर एक हद से ज्यादा आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते। पिछले बार के चुनाव में तेजस्वी यादव इसलिए चुनाव को बेरोजगारी के इर्द गिर्द ले जा पाए और लगभग चुनाव जीत लिया था, वो इसलिए क्योंकि जातियों का समीकरण संतुलन उनके साथ था, एक बड़ा सामाजिक आधार एक साथ था, उसके ऊपर बेरोजगारी को एक टॉपिंग के तौर पर उन्होंने स्थापित किया था, तो वहां तो वो कामयाब होता। लेकिन अगर आपका कोई स्पष्ट साफ सुथरा जनाधार नहीं है, जैसा कि फिलहाल अभी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप
जन स्वराज पार्टी को किस क्या कहेंगे? क्या वो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करती है, क्या वो दलितों की पॉलिटिक्स करती है, क्या वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है? तो बीजेपी का एक अपना हिंदुत्ववादी सामाजिक आधार है, नीतीश कुमार का एक अपना ईबीसी का आधार है, तेजस्वी यादव का आप जानते हैं कि मुस्लिम वाइफ समीकरण उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी कमजोर इसलिए क्योंकि वो बहुत स्पष्ट सामाजिक आधार नहीं खोज पाई है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, लेफ्ट फ्रंट, सबके अपने अपने सामाजिक आधार। तो उसकी कमी की वजह से सिर्फ आप रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों पर चुनाव लड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मुझे लगता है कि कैंपेन उन्होंने शुरुआत अच्छा किया, लेकिन समय से पहले पीक कर गए, और सामाजिक आधार की अनुपस्थिति और खुद चुनाव न लड़ना, यह मुझे लगता है उनके खिलाफ जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और कोई बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति को वो प्रभावित करेंगे ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन अभी तक तो मुझे यही लगता है। तो जैसा आपने आशुतोष तेजस्वी के बारे में बात की, और हमने 2020 के चुनाव में देखा था कि जो नौकरी का मुद्दा था वो उनके तरफ खास करके युवाओं को आकर्षित किया, और वो सारे मतलब अक्रॉस द सोसाइटी था, वो सिर्फ कोई यादव मुसलमान नहीं, सबको आकर्षित किया था। लेकिन इस बार अभी तक वो कोई एक नारा नहीं ले पाए। उन्होंने जरूर कहा कि हम सब हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उस नारे का भी मजाक उड़ाया गया कि संभव नहीं है। उन्होंने अब जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका दीदी, उनको नौकरी देने की बात की, लेकिन ऐसा कोई कैचिंग स्लोगन अभी तक तेजस्वी भी नहीं ला पाए इस बार। आ, देखिए, पिछली बार भी अगर आप ध्यान से देखें तो जब विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे तब किसी ने तेजस्वी यादव को कोई अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो 300 लोकसभा की सीट लेकर आए हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो बिहार की राजनीति में एक छत्र उनका राज चलता था क्योंकि लालू यादव का पराभव हो चुका था। महागठबंधन के बारे में ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी उसके साथ है। राहुल गांधी की कोई हैसियत अब थी नहीं, सब सब लोग उनको पप्पू कहते थे। 2019 के लोकसभा के चुनाव बुरी तरीके से हार चुके थे, पार्टी का अध्यक्ष पद वो छोड़ चुके थे, खुद ये कहते थे कि मैं तो अकेला चल रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। तो बड़ी हताशा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां पे थी, राहुल गांधी खुद हताशा की स्थिति में थे। वैसे में तेजस्वी यादव का सडनली इमर्ज करना वो इस बात का प्रमाण था कि कहीं ना कहीं बिहार एक नए विकल्प की तलाश में था। जो हिंदुत्ववादी राजनीति, नीतीश की अपनी राजनीति के बरक्स एक नई राजनीति की तलाश कर रहा था, उसमें नीतीश कुमार ने जब और जो बेरोजगारी का सवाल था, जो नौकरी का सवाल था, वो भी तेजस्वी यादव ने शुरुआत में नहीं किया था। मुझे याद पड़ता है कि चुनाव के 10 दिन पहले उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सडनली वो पीक कर गया। तब वो कंटेंशन में आ गए, और इस हद तक कंटेंशन में आ गए कि उनके बीच में और एनडीए के बीच में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था, 0.07% का फर्क था। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अभी अब कैंपेन पिक करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूदे हैं, राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी यादव खूब जम के कैंपेनिंग करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। तो अभी भी मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और उनका नौकरी का जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो ऐसे हवा में नहीं चला जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देखें तो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लड़कों सड़कों पर उतरे हैं, उनके पर लाठीचार्ज हुआ है, काफी चोटें लोगों को आई हैं। और यूथ में लगातार जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि 18 से 34 साल के बीच में नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, और वो उस पर काफी नाराजगी है। तो मैं ये मानता हूं कि अच्छा सामाजिक आधार पे अगर नौकरी और बेरोजगारी के प्रश्न को अगर महागठबंधन ने मजबूती के साथ उठाया तो एनडीए गठबंधन के लिए वाकई में दिक्कत होने वाली है। तो सबसे आखिर में आशुतोष, आपने जो महिलाओं के बारे में बात की थी कि लाभार्थी वाली बात है, और नीतीश कुमार ने एक तरह से ये उनका ट्रम्प कार्ड आप कह सकते हैं इस चुनाव में। लेकिन एक और विवाद एनडीए के भीतर अभी भी बना हुआ है कि जैसे आज भी जब हम शुक्रवार को बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई बहुत स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित अभी तक नहीं किया गया है। और अमित शाह का जो बयान था कि अ, विधायक चुनेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का कहाँ खड़े हैं? मतलब क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है इसलिए ये घोषणा नहीं कर रही है? तो ये क्या है, इसको कैसे समझे हम? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ये जो बीजेपी का ये फैसला है ना, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा परप्लेक्सिंग है, थोड़ा सा मुझे हैरान कर रहा है। हैरान इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पूरी राजनीति नीतीश कुमार के कंधों पे चढ़ के की है। 20 साल तक उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो और मैं ये नहीं मानता कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, अगर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करेंगे तो एनडीए को फायदा होगा।
मेरा मेरा मानना है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो इसके दो ही बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो बड़ा कारण ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि बिहार के अंदर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और अब आने वाले 5 साल की राजनीति करेंगे, जहां अगर इस बार संभव हुआ तो अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर संभव नहीं हुआ तो कम से कम ऐसी तैयारी हो जाए कि अगले 5 साल के बाद जब चुनाव हो तो वहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरीके से अपने बल पर सरकार बनाने और अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में हो। एनफ इज एनफ ऑफ नीतीश कुमार। वैसे भी नीतीश कुमार की उम्र काफी होती जा रही, तो आप एक सीमा के बाद उन पर निर्भर नहीं रह सकते। तो एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि और ये इसलिए भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए तकलीफ दे स्थिति है क्योंकि पूरे उत्तर भारत में बिहार अकेली वो जगह है, अकेली जमीन है जहां पंजाब को अगर हम छोड़ दें, जहां बीजेपी अभी तक अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। यहां तक कि उड़ीसा में भी उसने अपने बल पे सरकार बना ली है, जहां नवीन पटनायक के सामने बीजेपी की कोई बहुत हैसियत एक समय में नहीं मानी जाती थी, या जहां कभी भी बीजेपी एक बड़े प्लेयर के तौर पर नहीं थी। तो बिहार क्यों? तो एक तो बड़ा कारण ये हो सकता। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर कोई बड़ा सर्वे किया हो और उस सर्वे में ये बात निकल कर आई हो कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नीतीश कुमार अब लोकप्रिय नेता नहीं रहे हैं, वो अलोकप्रिय हो गए हैं और वो अब एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। और अगर हम उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेंगे तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी है 20 साल की, वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। और हम अगर सर्वे भी लगातार देख रहे हैं तो हर सर्वे में, हालांकि सर्वे की क्रेडिबिलिटी कितनी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर सर्वे में नीतीश कुमार से कई कई कदम आगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। तो जी। अब इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। मुझे पहला कारण ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ने भी तय किया है कि भले ही ये चुनाव हार जाए या जो कुछ भी हो, लेकिन अब उन्हें बिहार के अंदर अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब वो अपनी आइडेंटिटी को इंडिपेंडेंटली करें और नीतीश कुमार के ऊपर जो उनकी जो निर्भरता है उसको कम करें। तो अन्यथा 2020 का अगर आपको उदाहरण याद होगा तो तब अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, फुल स्टॉप उन्होंने लगा दी। इस जी। बार वो ये बात खुल के नहीं कह रहे, इस बार वो कह रहे विधायक चुनेंगे। हम्म। जब विधायक चुनेंगे तब तो चीजें अपने आप में फ्लूइड हो जाती हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, हमारे से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे सत्य हिंदी के को फाउंडर आशुतोष। उनका ये मानना है कि बिहार का चुनाव अब भी खुला हुआ है, कांटे की टक्कर है, खास करके पिछले हफ्ते भर में जो महागठबंधन ने अपना घर ठीक किया है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो चेहरे पेश कर दिए हैं और जो जातीय समीकरण कुल मिलाकर बैठ रहा है, तो ये चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी पक्ष जीत सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आशुतोष का ये कहना है कि ये चुनाव बाइपोलर होगा, मतलब एनडीए और महागठबंधन के बीच में होगा। प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा कमाल कर पाएंगे ऐसा अभी की स्थिति में नहीं लग रहा है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।